Hello and welcome to Neeraj Mukul classes, best and exclusive for law papers for CA, CS and CNA। आज का टॉपिक नज़र आ रहा है स्क्रीन पर आपको, इंटरमीडिएट कोर्स के बारे में बात करेंगे। और इंटरमीडिएट कोर्स में जो मेरा पेपर है लॉ का, दैट इज इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अवर टॉपिक इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। आज मैं आपको सिलेबस के बारे में समझाने वाला हूँ, दैट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज जो हमारा पेपर नंबर 2 है ग्रुप 1 में, उसका सिलेबस क्या है और कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। माई सेल्फ सी एस नीरज मुदगल एंड प्रेजेंटली आई एम teaching CA Final Law and CA Intermediate Law, and I'm the ICI faculty for the law paper of CA Intermediate and the CA Foundation, and I have also been the faculty for the Institute of Company Secretaries of India. I'm also in practice, so this is it about myself. आइए जल्दी से बात करते हैं सिलेबस में क्या है, मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कंटेंट्स क्या हैं, क्या पढ़ने वाले हैं और टॉपिक्स के अंदर हमें किन बातों की जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आपको समझ में आया कि ये पेपर नंबर 2 है, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के अंदर आपका ये पेपर नंबर 2 है। और जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल है जो अभी इंस्टीट्यूट ने आपके लिए दिया है, और 2020 एडिशन इसको हम कह सकते हैं। राइट। बात करेंगे जो सीए इंटरमीडिएट में जो भी सिलेबस आप पढ़ने वाले हैं, उसमें इंस्टीट्यूट की आपसे क्या कह लीजिए कि रिक्वायरमेंट है, या वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, किस लेवल की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो वो साफ बता रहे हैं आपको। एक बार यहाँ पे फोकस करेंगे, पढ़ेंगे। दे आर सेइंग अंडर द रिवाइज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट द इंटरमीडिएट लेवल। पहले इंस्टीट्यूट ऐसे कहता था कि भी वर्किंग नॉलेज चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं कहता है, वर्किंग नॉलेज सब बता दिया है। यू आर एक्सपेक्टेड to not only acquire the professional knowledge but also the ability to apply such knowledge in problem solving। तो यहाँ पे भी आपको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलती हैं, और जो लॉ आप पढ़ोगे उसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करना पड़ता है, ये एक बड़ा ही सिंपल सा शब्द लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में मान लीजिए आपके पास कोई केस आ जाता है, कोई क्लाइंट आ जाता है, और तब आपको सोचना पड़ता है, तो उस सोचने में एक फ़र्क है। और जब एक क्वेश्चन आप एग्जाम का करते हैं, उसको करने की जो अप्रोच है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि आप अभी एकेडमिक में होते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट चाहता है दैट यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको आगे जाके अपने क्लाइंट के बारे में सोचना है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वहाँ कंपनी के बारे में सोचना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर आने वाला है आपके ऊपर। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, खाली किताबी नॉलेज नहीं। उसको पढ़ने के बाद वैसे भी बुकिश लैंग्वेज या बुकिश नॉलेज वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, प्रोफेशनल नॉलेज। तो उसके साथ साथ आपको फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो आएंगी उसको सॉल्व करने में आप इस नॉलेज को अप्लाई कर पाते हैं या नहीं, ये इंस्टीट्यूट चाहता है आपसे कि इस लेवल तक आप अपनी नॉलेज डेवलप करें। एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुड ऑल्सो हेल्प यू इंडिकेट द requisite प्रोफेशनल स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए ज़रूरी है इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहाँ भी आप जाएं, इज़ द कम्युनिकेशन स्किल। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में जो एक्सेप्टेड लैंग्वेजेस ऑफ कम्युनिकेशन है कॉर्पोरेट्स में, इवन इन द कोर्ट्स, दैट इज इंग्लिश। तो आपका इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होना ज़रूरी है। नहीं है तो उस पर वर्क करना स्टार्ट करें। मान के चलें कि इंटरमीडिएट में जितने आपके पास पेपर हैं, आई थिंक देर आर 8 पेपर्स इन द इंटरमीडिएट, तो उसमें नवा पेपर या जितने भी पेपर हैं उसमें आपका एक एक्स्ट्रा पेपर इंग्लिश का है। और ये आपको बहुत अच्छे से करना है। हालांकि इंस्टीट्यूट आपको फाउंडेशन में भी पढ़ा रहा है विद दिस आइडिया कि आपको डेफिनेटली आना चाहिए ना इंग्लिश का, इंग्लिश के ऊपर कमांड आना चाहिए। तो दिस वन थिंग दैट यू हैव टू रियली कमांड, जो कि आपको आने वाले टाइम में आर्टिकलशिप में, इंटरव्यूज में, है ना, दूसरों से अलग कर देंगे। सो इफ यू डोंट हैव दैट दैट वेपन, एक तरीका वेपन है, लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ वेपन। इफ यू नो द लैंग्वेज, है ना, तो आप दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए। सो द कम्युनिकेशन लैंग्वेज इन इंडिया एट प्रेजेंट इज इंग्लिश।
और अगर आप इंग्लिश आती है तो आप बम्बई काम करें, चेन्नई काम करें और नीचे चले जाएं, जिस भी एरिया में जाके कर सकते हैं, आप काम करने में बिल्कुल अपने आप को सक्षम पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इंस्टीट्यूट इज सेइंग। अब बात करते हैं कि कंटेंट, सब्जेक्ट में कंटेंट क्या है। देर आर टू पार्ट्स इन दिस। एक पार्ट उन्होंने बनाया है कंपनी लॉ का, और दूसरा पार्ट उन्होंने बताया बनाया है अदर लॉ का। वैसे सब्जेक्ट का नाम है कॉरपोरेट एंड अदर लॉ। तो फर्स्ट में दे आर टीचिंग यू द कंपनी लॉ, ओके, कंपनी लॉ पढ़ना है आपको, और दूसरे में आपको पढ़ना है अदर लॉज। जो बच्चे फाउंडेशन से आए हैं उन बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंपनीज एक्ट का आपको दिया गया था फाउंडेशन में, और जो बीकॉम से आ रहे हैं डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, उनको भी आपके थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कंपनीज एक्ट के बारे में। बट नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना है। और कंपनीज एक्ट 2013 में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सेक्शन नंबर 1 से एंड सेक्शन नंबर 148 तक। टोटल कितने सेक्शन हैं कंपनीज एक्ट में? टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन द कंपनीज एक्ट आर 470, 470, 470। तो ये 470 सेक्शंस जो हैं, इनमें से हमको कुछ हिस्सा अभी पढ़ना है, दैट इज सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 148 तक, और बाकी हम पढ़ेंगे फाइनल में। जो लोग फाइनल में पहुंचेंगे वो लोग उसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको सेक्शन नंबर 1 से लेके और सेक्शन नंबर 148 तक पढ़ना है इन द कंपनीज एक्ट 2013। कितने मार्क्स हैं इसके? इसके नंबर है 60, इसके नंबर है 60, इसके नंबर है 60, 60 नंबर हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ा पोर्शन है। इसका मतलब ये आपके सिलेबस का टोटल जो मार्क्स है उसका 60% है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट आपको चाहता है कि आप कंपनी लॉ जाने। और आगे की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी का ही ऑडिट करना है, कंपनी की ही टैक्सेशन करनी है, इंडिविजुअल का भी करना है, बहुत सारे लोग करना है, लेकिन सबसे बड़ा जो आपके लिए अर्नर है, जो आपके लिए टारगेट है, वो कॉरपोरेट है। जॉब करनी है तो कॉर्पोरेट में ही करेंगे, तो यू मस्ट नो द कंपनी लॉ। इसलिए इंस्टीट्यूट खुद आपको 60 मार्क्स का कंपनी लॉ रिवाइज्ड स्कीम के अंतर्गत पढ़ा रहा है। आपको जिन बच्चों का ओल्ड सिलेबस है उनको 30 मार्क्स का ही कंपनी लॉ पढ़ाया जाता था पहले, तो उस समय इंस्टीट्यूट का एटीट्यूड अलग था, सोचने का नजरिया अलग था। लेकिन इन द न्यू गवर्नमेंट, न्यू टाइम, कंप्लाइंस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसलिए कंपनी लॉ आपको सिखाया जा रहा है। दूसरे पार्ट में चलेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन में थोड़ा पढ़ा होगा आपने, उससे आगे के एडवांस स्टेजेस यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या कंटेंट है उसको देखेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये बिल्कुल नया है, बट इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिजरी नोट, चेक के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी सारी डिटेल इसमें होगी। जनरल क्लॉजेज एक्ट आपके सिलेबस में है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आपके सिलेबस में है। इसका कितना पार्ट है? ये 4 चैप्टर का 40 नंबर आपका सिलेबस है। These 4 chapters carry 40 marks। ये एक कंपनीज एक्ट है, इसके 60 नंबर है, लेकिन कंपनीज एक्ट इतना छोटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर है, दिस इज वन टॉपिक 60 मार्क्स, बट इसके अंदर क्या है, आइए अब वो जानते हैं दैट कंपनीज एक्ट में वो क्या सिखा रहे हैं। फिर मैं आपको सेकंड वाले पार्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ा रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या पढ़ा रहे हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या पढ़ा रहे हैं, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए जल्दी से चलते हैं, और देखिए ये इंस्टीट्यूट का ही आपके प्रीलिमिनरी पोर्शन है, इनिशियल पेजेस जिसमें से मैं सिखा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अपडेटेड है, बिल्कुल लेटेस्ट है। तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में कंपनी लॉ जो 60 नंबर का है, उसमें आपको क्या सिखा रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कंपनी बना के बिजनेस करना है, तो कंपनी बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कंपनी क्यों बनाऊं और क्या करना होगा, है ना। तो वो सारी जानकारी आपको एक छोटा सा चैप्टर है प्रीलिमिनरी, दैट हमारे पास देखिए पार्टनरशिप है, इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, एंड आपके कंपनी भी है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म्स हैं जिनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। सो वाई कंपनी, कंपनी क्यों चूज करें, और
दूसरा, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, इस एक्ट के अंदर इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो वो जो मीनिंग है वो आपके प्रीलिमिनरी चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ और इस बार मैं आपको दूसरे एंगल से समझाता हूँ। कोई भी कानून अगर आप पढ़ेंगे, जैसे कंपनीज एक्ट है, क्योंकि आप फाउंडेशन में या बीकॉम में थोड़ा कंपनीज एक्ट पढ़ चुके होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक टर्म आती है डायरेक्टर की, एक टर्म आती है मैनेजिंग डायरेक्टर की, एक टर्म आती है आपके ऑफिसर की, एक टर्म आती है आपके बॉडी कॉर्पोरेट की, अलग अलग टर्म्स आती हैं। इन टर्म्स का मतलब क्या है, तो हमें या तो डिक्शनरी में देखना पड़ेगा, लेकिन इसी एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं। अच्छा, एक और बात समझ सकते हैं कि हर एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में आपकी डेफिनेशन दी जाती है। ज्यादातर ऐसा ही होता है, इन एवरी एक्ट इन सेक्शन नंबर 2 देयर आर डेफिनेशंस। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, वो आपको पूरी लिस्ट बना के प्रीलिमिनरी वाले चैप्टर में दिया गया है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं प्रीलिमिनरी में? प्रीलिमिनरी में हम आपको सिखाने वाले हैं, या इस मटेरियल के माध्यम से इंस्टीट्यूट आपको सिखाने वाला है दैट आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं, और थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में हम इसमें सीखेंगे। बाकी फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने पढ़ा दिया था, तो डिटेल में यहाँ पे और चीजें नहीं आएंगी। पॉइंट नंबर 2, अब अगर आपने सोचा कि आपको कंपनी बना के बिजनेस करना है, तो कंपनी बना के बिजनेस करने के लिए कंपनी आपको बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, एंड उसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना। कंपनी एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, तो उसके क्रिएशन को हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। द क्रिएशन ऑफ ए कॉर्पोरेट बॉडी इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन। सो देयरफॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। इसके अलावा जो हमने आपके बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, तो उसके लिए आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा होगा, उसके क्या कंटेंट्स होंगे। यहाँ पर हम उसका लीगल मैटर पढ़ेंगे, दैट मीन्स आपके क्या क्या उसके कंटेंट्स हैं, लीगली क्या क्या होने चाहिए, मेमोरेंडम के फॉर्मेट्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मेट्स, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, और बाद में अगर उसमें कुछ बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके कंपनी जब आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके अंदर बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, और वो है फाइनेंसिंग। कैसे हम फाइनेंस जुटाएं। फाइनेंसिंग अलग अलग टाइप की होती है, तो उसके लिए आपके अलग अलग आपको जो है फाइनेंसिंग के तरीके सीखने होंगे। लेकिन एक बहुत ही कॉमन फाइनेंसिंग तरीका है इशू ऑफ शेयर्स। आप शेयर इशू करेंगे, कंपनी शेयर कैपिटल वाली कंपनी होती है, शेयर इशू करती है, जो उसके शेयर होल्डर हैं वो शेयर खरीदते हैं और पैसे उसको देते हैं। इस तरीके से शेयर कैपिटल रेज हो जाती है और उसके पास पैसे आ जाते हैं। अब यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसे रेज करने के दो तरीके हैं। एक, जो थोड़े बहुत लोग आपकी कंपनी बनाते हैं वही उसमें पैसे लगाएं, या फिर वो जनरल पब्लिक से पैसे मांगें। तो अगर वो जनरल पब्लिक से पैसे मांगते हैं, तो फिर प्रोस्पेक्टस शब्द आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं पब्लिक को, और पब्लिक से कहते हैं कि आओ हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। और प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, और उन सबको पढ़ के, जो भी प्रोस्पेक्टस के कंटेंट है उनको पढ़ के, जो जनरल पब्लिक है वो हमारी कंपनी के शेयर में पैसे लगाए और हमारी कंपनी के शेयर खरीदे। तो प्रोस्पेक्टस एक तरीके का आपकी इनविटेशन है कि भाई आप लोग आओ और आके हमारी कंपनी के शेयर खरीदो और हमको पैसे दो। क्यों दो? क्योंकि हम एक बिजनेस करने वाले हैं और वो बिजनेस से फायदा होगा जो हम आप लोगों के बीच में भी बांटेंगे, और कंपनी अपना बिजनेस आगे बढ़ाएगी। तो ये प्रोस्पेक्टस कैसे बनता है, इसके कंपनी एक्ट के अंतर्गत क्या प्रोविजन है, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, इसकी वेटिंग कैसे होती है, किसके पास जाकर इसको रजिस्टर कराना पड़ता है, एंड प्रोस्पेक्टस के टाइप कितने होते हैं। प्रोस्पेक्टस में आपके कंटेंट्स करेक्ट होने चाहिए, अगर उसमें कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होगी तो क्या होगा। वंस द प्रोस्पेक्टस इज इशूड एंड द मनी इज रेज्ड, देन हमको अलॉटमेंट करना होगा। द सेकंड पार्ट इज अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज। अलॉटमेंट में आप दो बातें पढ़ेंगे यहाँ पर, हालांकि वो थोड़ा सा आपके जो है अलग हटके बात होगी, लेकिन अभी बता देता हूँ दैट पब्लिक इशू वाला, यानी प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप करते हैं तो जनरल पब्लिक को हम शेयर इशू करते हैं, तो पब्लिक इशू हुआ।
और दूसरा अगर हम खुद करते हैं, यानी जो थोड़े बहुत लोगों ने कंपनी 10-12 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई है, वो लोग जो पैसे लगाते हैं यानी खुद ही कंपनी बनाते हैं और खुद ही पैसे लगाते हैं, पब्लिक से नहीं लेते हैं, तो उसमें भी शेयर अलॉटमेंट तो होगा ही। तो दोनों तरीके से, वह चाहे आप पब्लिक को शेयर इशू करें, चाहे खुद आपके जो है शेयर ले एंड पैसा लगाएं, शेयर हैज टू बी अलॉटेड। तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के अलॉटमेंट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जो हम खुद करते हैं उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं, और जो हम पब्लिक को कहते हैं उसको पब्लिक ऑफर कहते हैं। अभी बहुत ही इनिशियल बातें हैं, लेकिन चैप्टर का स्कोप क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। दैट अभी हम पब्लिक को भी दे सकते हैं प्रोस्पेक्टस के माध्यम से शेयर, पैसे ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिक ऑफर। और हम खुद भी कर सकते हैं, यानी कंपनी के जो बनाने वाले हैं, जो प्रमोटर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो खुद ही उसमें पैसे लगा सकते हैं, एंड देन उसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो दोनों केस में जो भी आपके शेयर होल्डर बनेगा वो तभी बनेगा जब कंपनी उसको शेयर अलॉट करेगी। तो अलॉटमेंट के प्रोसीजर्स क्या होंगे, कितने दिन में अलॉट हो जाना चाहिए, अगर किसी कारण से अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर मनी कितने दिन में रिफंड हो जानी चाहिए, एंड जो सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो कंपनी को बनाने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, और बनाने के जो डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको साइन करते हैं, उनको हम सब्सक्राइबर्स कहते हैं। और वो सब्सक्राइबर्स आपके वादा करते हैं मेमोरेंडम के अंदर कि हम कुछ शेयर लेंगे, कितने शेयर्स लेंगे वो उसमें लिखा होता है, लेकिन ये वादा कंपनी बनाने से पहले हो रहा है। तो जब कंपनी बन जाती है तो उनको अपने वादे को निभाना होगा, और वो शेयर्स उनको लेने होंगे और उसके लिए पैसे देने होंगे। तो पैसे उन्होंने दे दिए हैं या नहीं दे दिए हैं, ये मुद्दा भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में आपको वो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के बारे में बताएंगे। मतलब फाइनेंसिंग के अंदर एक शेयर कैपिटल है, एक डेट फाइनेंसिंग है। डेट फाइनेंसिंग में भी दो बातें हैं, एक सिक्योरिटीज के थ्रू यानी कि आप डिबेंचर्स इशू करेंगे, और दूसरा नॉर्मल लोन। तो अभी नॉर्मल लोन की बात यहाँ नहीं होगी, उसके लिए हम फाइनल में पढ़ेंगे डिटेल में, यहाँ पे नहीं होगी। बट अगर आप शेयर इशू करके करना चाहते हैं तो फिर हम आपको शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके टाइप्स ऑफ शेयर्स आपको सिखाए जाएंगे, जैसे इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, और फिर इक्विटी शेयर में भी कितने टाइप हैं, शेयर इशू करने के तरीके क्या हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर फिर आपके जो है कैसे रिडेम्पशन होता है, उसका रिडेम्पशन का टाइम लिमिट कर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड आपके डिबेंचर्स आपके जो है हम डिस्कस करेंगे, और बाकी जो टाइप्स ऑफ इश्यूज हैं थोड़ा उसके बारे में भी इसमें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें बोनस इशू है, राइट इशू है, प्रेफरेंशियल इशू है, डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज ऑफ शेयर्स आर डिस्कस्ड ओवर हियर। और जो ऊपर मैं आपको समझा रहा था पब्लिक ऑफर यानी पब्लिक इश्यूज एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द डिबेंचर के बारे में पढ़ेंगे, डिबेंचर्स एंड डिबेंचर के अंदर आपके डिबेंचर ट्रस्टी का रोल, डिबेंचर ट्रस्ट डीड का रोल, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ेंगे। तो डिबेंचर में क्या होता है कि बहुत सारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हमें चाहिए होता है, जिसको हम डिबेंचर ट्रस्टी कहते हैं। तो उसके बारे में हमें पढ़ना होगा, कौन बन सकता है डिबेंचर ट्रस्टी। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 पर आते हैं। डेट फाइनेंसिंग के अंदर जब हम लोन लेते हैं और लोन लेने के लिए बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक हमसे कहता है कि आप कुछ गिरवी रखें। जब भी हम अपने किसी प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार किसी दूसरे को दे देते हैं, ठीक है, और उससे पैसे लेते हैं, तो हम अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हैं। और जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो उसमें हम एक राइट दूसरे को देते हैं, राइट टू सेल या फिर राइट टू लीज, यानी कि जिससे हमने पैसा उधार लिया है, वो व्यक्ति समय आने पर अगर पेमेंट हम कर देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो उसको अधिकार होगा कि वो हमारी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, या फिर वो उसको लीज पे दे सकता है किसी और को, और वहां से रेंट लेगा तो अपना पैसा रिकवर कर सकता है। इस प्रकार का राइट हम लोन लेते वक्त ही दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ अ राइट इन फेवर ऑफ अ मनी लेंडर। अब जब आप एक अधिकार मनी लेंडर को दे देते हैं तो उसको कानूनी तौर से हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम कानूनी तौर से? चार्ज। दैट मीन्स आपने बैंक को, अगर लेट्स से मनी लेंडर इज द बैंक, राइट दे दिया है कि इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट वो आपकी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, या और किसी तरीके से प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके डिस्पोज ऑफ करके वो अपना पैसा रिकवर
कर सकता है, तो दिस इज कॉल्ड एज चार्जेस। तो चार्जेस के चैप्टर में डेट फाइनेंसिंग जब भी आप करेंगे, प्रॉपर्टी गिरवी रखेंगे, आपको चार्ज के बारे में तीन बातें पढ़ाई जाएंगी। वन इज क्रिएशन ऑफ चार्ज, यानी जब आप कोई राइट किसी को दे रहे हैं। अनदर इज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, पहले से किसी दिए गए अधिकार में कुछ बदलाव कर रहे हैं। एंड फाइनली जब आप पेमेंट कर देंगे, असली में जब पेमेंट कर देंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर जो अधिकार उनको मिल गया था, उस अधिकार को देने का जो पर्पज है वो खत्म हो गया। दैट मीन्स अगर आप डिफॉल्ट करते तो उस अधिकार का इस्तेमाल करते, लेकिन क्योंकि आपने डिफॉल्ट नहीं किया, आपने पेमेंट कर दिया, तो अब वो इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अब उनका अधिकार खत्म होता है। इसको हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज, यानी अधिकार जो है वो आपके सेटिस्फाई हो गया, उसको देने का पर्पस कंप्लीट हो गया, यानी कि आपने प्रॉपर रीपेमेंट कर दिया। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखें, क्रिएशन ऑफ चार्ज, मोडिफिकेशन ऑफ चार्ज एंड फाइनली आपके सेटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज। इनका रजिस्ट्रेशन, कभी कभी रजिस्ट्रेशन कराने में गलती हो जाती है या डिले हो जाता है, तो उसमें डिले प्रोसीजर में क्या होगा वो आपको जो है आपको पढ़ना है। और कितना डिले कर सकते हैं, डिले होने पर आपको फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का एक पॉइंट आएगा, वो परमिशन दे सकता है। उसके ऊपर फिर आपको एक कंडोनेशन ऑफ डिले, यानी कि डिले को माफ कराना पड़ता है, डिले को माफ कराना पड़ता है, उसके लिए टर्म आती है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, वो आपको सीखना होगा। तो दैट इज द चैप्टर ऑफ चार्जेस। अब वापस आते हैं चैप्टर नंबर 5 में। फाइनेंसिंग में एक तरीका ये भी है कि हम डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट कर सकते हैं मतलब डिपॉजिट ले सकते हैं, जैसे बैंक आपके जनरल पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, ऐसे ही कंपनी भी आपके डिपॉजिट ले सकती है। अब लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मली जो कंपनी डिपॉजिट लेती हैं वो कंपनी कौन कौन सी होती हैं? एक तो बैंकिंग कंपनी होती है, जैसे आपके आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, ओके, यस बैंक है, दीज आर द बैंकिंग कंपनीज। इनका तो काम ही है पब्लिक से पैसे लेना, डिपॉजिट लेना। कोई भी व्यक्ति का अकाउंट वहां पर एफडी कर सकता है, डिपॉजिट लेता है बैंक आपसे। दूसरी कंपनी होती है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग बट फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब बैंक तो नहीं है बट फिर भी वो फाइनेंस का काम कर रहे हैं। तो इसमें जैसे रिलायंस वेंचर कैपिटल है आपके, और आईसीआईसीआई आपके आईसीआईसीआई कंपनीज हैं, एचडीएफसी हैं। तो इन एक तो ये बैंक्स हैं, इनके आपके एनबीएफसीज भी हैं। तो मतलब जो बैंक नहीं है बट वो फिर भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो दो एग्जांपल आपके मैं और देता हूं, जैसे एक तो मैंने आपको दिया रिलायंस वेंचर कैपिटल, एक और मैं एग्जांपल देता हूं जो कि बहुत ही रेलिवेंट है, रैली गियर, ये शायद आपने सुना होगा। तो रैली गियर है आपके, आ, इसके अलावा रिलायंस वेंचर कैपिटल है, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट की कंपनी है, लेकिन वो बैंक नहीं है। एनबीएफसी उनको हम कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इन दोनों को हटा देते हैं, मतलब बैंक को हटा देते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को हटा देते हैं, और आपकी एक नॉर्मल कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, समझ रहे हो? यानी कि आपके मान लीजिए कि आप पानी सप्लाई करते हो या आप कार बनाते हो, इस प्रकार की नॉर्मल कंपनी, आपका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कंपनी भी डिपॉजिट ले सकती है और पैसे आपके जो है यूज कर सकती है, बाद में उनको वापस कर देगी। ठीक है, तो अगर लेट से मारुति सुजुकी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अगर एफडी इनवाइट करती है, तो पब्लिक में से जिन लोगों को मारुति सुजुकी के ऊपर ट्रस्ट है कि वो उनके पैसे को लेगी तो वापस कर देगी, और जो उसने वादा किया उसको पूरा कर देगी। बाकी उसके जो फाइनेंशियल्स हैं उनको हम समझेंगे और उसके बाद हम आपके डिसीजन लेंगे, यानी इन्वेस्टर को अपना डिसीजन तो सब कुछ समझने के बाद ही लेना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट फैक्टर। तो क्या आप एलआईसी पे भरोसा करते हो? करते हैं तो आप वहां पे बहुत सारा पैसा जमा कराते रहते हो। क्या आप इंश्योरेंस कंपनी से भरोसा करते हो? करते हैं तो हम पैसा जमा करा देते हैं। क्या आप उतना ही भरोसा मारुति सुजुकी पर कर सकते हो? अगर हाँ, तो अपना पैसा वहां फंसा सकते हो, अपना पैसा वहां दे सकते हो। फंसाना शब्द थोड़ा गलत होगा, अपना पैसा वहां दे सकते हो। तो कंपनीज एक्ट इसमें यह इंश्योर करता है कि
पब्लिक का जो पैसा है या डिपॉजिटर का जो पैसा, जो डिपॉजिट करेगा उसको डिपॉजिटर कहेंगे, डिपॉजिटर का जो पैसा है वो फंस ना जाए। तो इसलिए बहुत सारे प्रोविजंस इसमें बताए गए हैं, किस तरीके से डिपॉजिट ले सकते हैं, किस तरीके से उसका रीपेमेंट होगा, मैच्योरिटी टाइम क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो डिपॉजिट्स। तो यहां पर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाई है कि इस चैप्टर का जो स्कोप है वो नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए है। नॉन बैंकिंग यानी बैंक भी नहीं है, नॉन फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल भी नहीं है। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्या डिपॉजिट ले सकती है, अगर हाँ तो उसका तरीका क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। इसका मतलब चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये तो केवल फाइनेंसिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं कि जब आप पैसे लेंगे तो किस तरीके से पैसे ले सकते हैं बिजनेस करने के लिए, चाहे वो शेयर कैपिटल है, चाहे वो डिबेंचर्स हैं, चाहे वो डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो चार्जेस यानी प्रॉपर्टी गिरवी रख के पैसा लेना है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। ये क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर एक छोटी सी बात आप समझेंगे, यहाँ पर आपको लॉ ये सिखाएगा कंपनी एक्ट 2013 कि देखिए कंपनी क्या है, कंपनी कुछ लोगों ने मिलकर बनाई है और वो उसमें अपना पैसा लगाते हैं, उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं। तो जिसने पैसा लगाया होता है, जनरल पार्लेंस कॉमन पार्लेंस की बात करें उसी को मालिक कहते हैं ना, जिसने पैसा लगाया वो मालिक है। तो इसलिए कंपनीज एक्ट में भी कंपनी का मालिक कौन है, जो पैसा लगा रहा है, जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का मालिक है। तो लेकिन ध्यान रखेंगे जो शेयर पे पैसा लगाता है हम उसी को मालिक मानते हैं, और शेयर में भी जो आपके इक्विटी शेयर्स में पैसे लगा रहा है हम उसको ही मालिक मानते हैं, क्योंकि मालिकों के पास मालिकाना हक होता है और मालिकाना हक का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होता है वोटिंग पावर से। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास होती है वोटिंग पावर। अब आप बोलोगे सर वोटिंग पावर का इस्तेमाल वो कहाँ करते हैं, तो जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो उनको मिलकर ही डिसीजन लेना पड़ता है, और मिलकर डिसीजन लेने के लिए उनको फिर मिलना पड़ता है, और मिलकर फिर वो डिसाइड करते हैं। तो डिसाइड करने के लिए वो अपने-अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और वोटिंग भी करते हैं। और जब वोटिंग करते हैं तो वोट किसके पास कितने होंगे उसका तरीका हम यहाँ सीखेंगे, और फिर मीटिंग किस तरीके से होगी वो हम यहाँ सीखेंगे। कितने टाइप की मीटिंग होगी वो हम यहाँ सीखेंगे। कब-कब करानी होगी वो हम सीखेंगे। कराने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, कैसे हम नोटिस भेजेंगे, मतलब अगर किसी को बुलाना है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे रिलायंस है तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो बुलाने के लिए नोटिस भेजना होगा। नोटिस कैसे भेजेंगे, उसके तरीके क्या होंगे, और मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे उसके लिए एजेंडा होना चाहिए पहले से, है ना? पूरा आपके, तो वो एजेंडा कैसे बनेगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या-क्या उसके अंदर हो सकता है। मीटिंग जैसे आप पार्लियामेंट देखते हैं, पार्लियामेंट चलती है, प्रोसीडिंग्स जब उसकी चल रही होती हैं, तो ऐसी मीटिंग जब कंपनीज एक्ट कब किसी कंपनी की चल रही है तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक उस मीटिंग को कैसे कैरी ऑन किया जाएगा। मीटिंग के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का रोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग को कैसे आपके कैरी ऑन करवाएगा, और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, हर मीटिंग का एक ऑब्जेक्ट होता है। हम मिल रहे हैं तो कुछ डिसाइड करने के लिए, तो वो डिसाइड कैसे करवाते हुए सक्सेसफुली मीटिंग को कंक्लूड करना है, उसका एक पूरा प्लान जो है कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी की मैनेजमेंट को मिलके बनाना होता है कि जब शेयर होल्डर आएंगे तो हमें कैसे उनको आपके रिसीव करना है, और किस तरीके से हमें मीटिंग को कंडक्ट कराना है, स्टार्ट कराना है, कंडक्ट करना है, और फिर एंड में कंक्लूड करके, और कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग के बाद उसके अंदर जो हमारे रिजोल्यूशंस पास कराने थे, जो हमें डिसीजंस लेने थे, लीगल लैंग्वेज में जो डिसीजंस लेने होंगे उनको राइटिंग में हम आपके रिजोल्यूशन कहते हैं, जिस पर वोटिंग होती है और वो आपके जो है डिसाइड करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस इसमें पढ़ेंगे। और अगर कभी मीटिंग्स वगैरह नहीं करने दी जाती हैं, कुछ राइट्स छीने जाते हैं, तो फिर हम कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके फिर एक टर्म आएगा नेशनल नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। तो हम नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाके अपील कर सकते हैं। तो कैसा कैसे कैसे जाएंगे, किस किस सेक्शन में जाएंगे, और कितने लोग कंप्लेन कर सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और भी बहुत सारी बातें हैं, बट सारी बातें जो भी इसमें आप पढ़ेंगे वो आपके शेयर होल्डर के आसपास घूमेगी। एक कंसेप्ट आएगा कि क्या कंपनी दूसरी कंपनी में आपके शेयर खरीद सकती है, तो आंसर इज यस, खरीद सकती है। तो फिर जब उस कंपनी की मीटिंग होगी तो जो दूसरी कंपनी उसकी शेयर होल्डर है वो कैसे जाएगी, वो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होता, नेचुरल एग्जिस्टेंस तो होता नहीं कंपनी का, तो हु विल बी देयर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी,
गवर्नमेंट कंपनी के केस में दो बातें आपको यहाँ बताना जरूरी है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई शेयर खरीदती है किसी कंपनी में, तो स्टेट गवर्नमेंट शेयर होल्डर बन जाती है। और शेयर होल्डर जब बन जाती है तो फिर उसको कभी ना कभी तो मीटिंग में जाना पड़ेगा। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जब शेयर खरीदती है तो वो भी आपकी मेंबर बन जाती है। तो उसका क्या प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन जाएगा, किसका नाम वहाँ पे होता है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर और हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद बेटे जब ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है, पैसे भी आ चुके हैं, आपके मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सब सिखा दिया, बिजनेस कैसे चल रहा है, एंड में फिर आपके क्या होगा बेटा, आपके बिजनेस पूरा होने के बाद हम बनाएंगे अकाउंट्स। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 पे आएंगे और फिर हम बनाएंगे अकाउंट्स। और जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो अकाउंट कैसे बनेंगे, किस तरीके से होंगे, ऑडिट, एक ऑडिट का पॉइंट आता है हमारे यहाँ कि भाई कम अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। एवरी कंपनीज अकाउंट्स आर टू बी ऑडिटेड। ओके, कौन ऑडिट करेगा वो चैप्टर नंबर 10 में आ रहा है, यहाँ पढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन अकाउंट्स की प्रिपरेशन, उसका तरीका, सब कुछ उसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे, आपके शेड्यूल नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हम फॉलो करेंगे, एक्रूअल बेसिस पर हम बनाएंगे, और जो बनेंगे उनको कितने सालों के लिए संभाल के रखेंगे, और कौन कौन आपके जो है अगर कोई चेक करना चाहता है, किसी को संदेह है तो कौन चेक कर सकता है। फिर आपके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी, यानी कि हम अपने अकाउंट्स तो किसी को भी नहीं दे सकते, लेकिन अपने अकाउंट की समरी हम जरूर दे सकते हैं। तो जो समरी होती है उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, जो हमारे अकाउंट्स हैं पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स उसमें हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और एक पर्टिकुलर डेट पर हम एक समरी बना देते हैं, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग, फाइलिंग का मतलब देना, जमा करना, किसके पास जमा करना, सरकार के पास। सरकार के पास कैसे जमा करेंगे, आजकल ऑनलाइन जमा होता है, तो ऑनलाइन जमा करने को हम कहते हैं फाइलिंग। तो फाइलिंग कैसे करनी है उसकी, वो सब इसमें पढ़ेंगे। एक सीएसआर का पॉइंट आएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। फिर आएगा चैप्टर नंबर आपके 10। जो हमारे अकाउंट्स बन जाते हैं उन अकाउंट्स का हमें ऑडिट कराना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ऑडिट कौन कर सकता है उसके बारे में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। बट उससे पहले चैप्टर नंबर 8 हमको पढ़ना होता है, दैट इज डिविडेंड। अगर कंपनी को मुनाफा हुआ है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, अपने पैसे को संभाल के रखेगी, सेव कर लेगी, और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। लेकिन हम जब पैसे लेते हैं तो हम अपने शेयर होल्डर को आपके ये वादा करते हैं कि कंपनी के पास अगर प्रॉफिट होगा तो हम उसको शेयर करेंगे। ऐसा वादा ज्यादातर प्रोस्पेक्टस में होता है। ओके, हालांकि डिविडेंड देना यानी कि प्रॉफिट को बांटना कंपलसरी नहीं है। तो जब भी कंपनी प्रॉफिट बांटेगी तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और डिविडेंड कैश में मिलता है, यानी आपको मिलेंगे पैसे, बहुत सारे पैसे मिलेंगे आपको। अब बहुत सारे मिलेंगे या कम मिलेंगे वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन पैसे मिलेंगे आपको, कैश मिलेगा, काइंड में कुछ नहीं मिलेगा। द डिविडेंड इज द पेमेंट इन कैश बट आउट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है उसको। तो कैसे आपके ये डिसाइड होगा कि हमें देना है नहीं देना, और देना है तो कितना देना है। रिकमेंडेशन ऑफ द डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, दो इंपॉर्टेंट शब्द इसमें पढ़ेंगे हम, रिकमेंडेशन ऑफ द डिविडेंड एंड डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड। तो कौन रिकमेंड करता है, कौन डिक्लेयर करता है, एंड पेमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, क्या कैंसिलेशन कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा मन कर रहा है कि डिक्लेयर कर दिया बट नहीं, गलत कर दिया, कैंसिल कर दें, तो क्या वो कर पाएंगे। और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। कई कई लोग बहुत ही अमीर टाइप के लोग होते हैं, वो इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं, कंपनी डिविडेंड दे रही है वो ले ही नहीं रहे, पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो उस पैसे का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दैट। तो एक टर्म आएगा आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई नहीं आता तो फिर पैसा उसमें चला जाता है। आईईपीएफ के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारी बातें आएंगी इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट एक डिविडेंड के चैप्टर में बात आएगी कि पैसा मिलेगा कैसे, जितना आपने पैसा बनाया, जितना आपने पैसा लगाया उसके परसेंटेज के बेसिस पे मिलेगा, या नंबर ऑफ शेयर जितने आपके पास हैं पर शेयर के हिसाब से कुछ अमाउंट कंपनी डिसाइड करेगी। यानी कि मेथड ऑफ पेमेंट क्या होगा, किस तरीके से वो आपके डिसाइड करेंगे कि अमाउंट किसको कितना मिलने वाला है। अब चैप्टर नंबर 10 पे आता हूं मैं वापस। इसमें हम आपके बारे में बात करेंगे, यानी कि जब आप सीए बन जाएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑडिट करने की अथॉरिटी मिलेगी, और जब आप किसी कंपनी को ऑडिट करने जाएंगे तो आपके क्या क्या अधिकार होंगे।
और लेकिन सबसे पहले आपको इसमें सीखना है कि ऑडिटर, चैप्टर का नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ज्यादातर ऑडिटर के बारे में इसमें बात होगी, दैट ऑडिटर कौन बन सकता है, कौन ऑडिट कर सकता है, ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एंड ऑडिट रिपोर्ट आप कैसे तैयार करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट्स होंगे, क्या आप उसमें नेगेटिव कोई रिमार्क्स दे सकते हैं, नेगेटिव रिमार्क्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क्स, इन सब का अलग अलग मतलब क्या है, वो हमें सब कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। और एक फ्रॉड फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में भी हम इसमें सीखेंगे, यानी कि एज ए ऑडिटर अगर आपको कभी कोई फ्रॉड नजर आए, आपकी क्या ड्यूटी है, आपको उसको रिपोर्ट करना होता है, कहाँ रिपोर्ट करना होता है, वो इसमें हम पढ़ेंगे। 1 करोड़ रुपए की एक लिमिट है, अगर वो क्रॉस हो रही है तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है डायरेक्टली, और अगर विद इन द लिमिट है तो फिर आपको जाना होगा टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये सारी चीजें आपके इसमें पढ़ेंगे। बाकी चैप्टर नंबर 10 में आपके सेक्शन नंबर 148 आखिरी है, एंड 148 कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन है, ध्यान रखेंगे 148 कॉस्ट ऑडिट। अब कंपनीज एक्ट में मोटे मोटे 3 ऑडिट हैं, ध्यान रखेंगे। वन इज स्टैट्यूटरी ऑडिट जो आप करते हो, अनदर इज कॉस्ट ऑडिट जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स करते हैं, उसका सेक्शन 148 आता है हमारे सिलेबस में। और तीसरा है आपके सेक्रेटरियल ऑडिट जो कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं कुछ कंपनीज का, वो फाइनल में आएगा, तो उसके बारे में अभी चिंता हमें नहीं करनी है। तो ये आपके पूरा एक कह सकते हैं कि पाथ हुआ, पूरा एक रास्ता हुआ जो मैंने आपको बताया कि आखिर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी जब 2013 तो है, और उसके सेक्शन नंबर 1 से लेकर 148 तक तो है, ओके, बात समझ में आती है। लेकिन हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं कंपनी कैसे बनेगी, वो आपके पैसे कहाँ से लाएगी, किस तरीके से इशू करेगी, शेयर इशू करके लाएगी, डिबेंचर इशू करके लाएगी, पब्लिक को इशू करके लाएगी, या बिना पब्लिक के लाएगी, या वो डिपॉजिट के माध्यम से पैसा अरेंज करेगी, या फिर वो प्रॉपर्टीज गिरवी रख के पैसा अरेंज करेगी, चार्जेस क्रिएट करवाएगी, डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, मीटिंग्स के अंदर आपके कैसे वो डिसाइड करेंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे, अकाउंट्स कैसे बनेंगे, अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और आपके ऑडिट कैसे होगा, कौन करेगा, और ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है, ये सारे का सारा हम पढ़ेंगे। बट ध्यान रखें, चैप्टर नंबर 10 बेसिकली आप ही के बारे में है, दैट मीन्स सीए बच्चों के बारे में ही है, दिस इज नॉट फॉर द कॉस्ट ऑडिटर, क्योंकि वहां पे खाली एक 148 सेक्शन आता है, ओके। बट हम आपके स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर को सेक्शन 139 से, तो 139, 140, 141, 42, ओके, 43, 44, 45, 46, 47, यहाँ तक। उसके बाद 148 आपके जो है कॉस्ट ऑडिट का, तो एक सेक्शन है खाली कॉस्ट ऑडिट का, बाकी पूरा चैप्टर स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में ही बात करता है। ओके, अब दूसरे पोर्शन में जाते हैं जल्दी से, और इस पोर्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे अदर लॉज आ गया। अदर लॉज में आपको जैसा अभी बताया मैंने 4 चैप्टर हैं। पहला लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो फाउंडेशन में आप पढ़ के आ चुके बेसिक, उससे आगे आप क्या पढ़ने वाले हो, इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट, एंड एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंडेमनिटी, किसी का नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई करने का कॉन्ट्रैक्ट, ओके। गारंटी, तो जैसे अभी बैंक्स की बात की, तो अगर कोई आपके बैंक आपको लोन देना चाहता है, बट आप प्रॉपर्टी जो गिरवी रखने के लिए वो मांग रहा है वो नहीं दे पा रहे हो, तो एक दूसरा रास्ता होता है दैट यू फाइंड अ रिकमेंडर, है ना, गारंटर उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कोई आपके ब्याह पे गारंटी दे दे कि भाई पैसे आप इसको दे दो, अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, ऐसा व्यक्ति ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, समझ रहे हैं। लेकिन मैं कंपनी जेट के पर्सपेक्टिव में बताता हूँ, जैसे मैंने एक कंपनी बनाई, ओके, तो उस कंपनी को जब मैं बनाऊंगा, और उस कंपनी को अगर लोन चाहिए, तो मेरी तो बैंक में कुछ नेटवर्थ होगी, है ना, लेट्स से मेरी नेटवर्थ है 500 करोड़ रुपए की, तो और बैंक को जो है पांच, कंपनी मैंने एक बनाई है और उस कंपनी को पैसे चाहिए, तो कंपनी को 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, ठीक है। अभी कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है, बट क्योंकि एक बैंक है, उस बैंक में मेरे खाते हैं और वहां पर मेरी नेटवर्थ 500 करोड़ नजर आ रही है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ किसके लिए, कंपनी के लिए। अब कंपनी मेरी ही है, बट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसको लोन दिलवाना है, तो मैं क्या दूंगा, गारंटी। लोन किसको मिल जाएगा, कंपनी को, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बस इतना ध्यान रखना, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी।
तो कंपनी में ज़्यादातर जो उसके शेयर होल्डर्स हैं या उसके जो डायरेक्टर्स हैं, वो उसके लिए गारंटी देंगे और लोन दिलवा देंगे। बाकी नॉर्मली बात करें तो हो सकता है कि आपको कभी कोई एजुकेशन लोन चाहिए तो आपके फादर गारंटी दे सकते हैं। अब आप नहीं दोगे तो फादर से बैंक मांगेगा। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स। देन बेलमेंट की बात करेंगे तो वो सिंपल है, फाउंडेशन में ही पड़ा होगा। जैसे आप सामान कोई रेलवे को दे देते हो और रेलवे एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचा, उसको बेलमेंट कहते हैं। तो इसके बारे में फिर डिटेल प्रोसीजर। प्लेज, वो मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं उसको प्लेज कहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, मॉर्टगेज। मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं और अगर प्रॉपर्टी मनी लेंडर के पास जमा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं प्लेज। और अगर आप ही के पास रहती है तो उसको हम कहते हैं हाइपोथिकेशन। जैसे अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं और गोल्ड गिरवी रख देते हैं उसको कहते हैं प्लेज। अगर आप कार लोन लेते हैं और कार आप ही के पास रहती है, लोन लोन पे आपने कार लिया तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथिकेशन। और अगर आप होम लोन लेते हैं और घर गिरवी होता है आपका, लोन भी लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं, क्योंकि घर गिरवी है, उसे हम कहते हैं मॉर्टगेज। ओके। बट इन सब की बजाय हमने कंपनी डेट में क्या वर्ड इस्तेमाल किया था, चार्जेस। क्योंकि हर केस में आप अपनी प्रॉपर्टी में अधिकार दे रहे हो मनी लेंडर को कि वो समय आने पर उसका इस्तेमाल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। बट हमें अभी मॉर्टगेज नहीं पढ़ना है यहाँ पे, और हाइपोथिकेशन भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्लेज। एजेंसी के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, तो उसके बारे में प्रिंसिपल के क्या राइट्स हैं, एजेंट्स के क्या राइट है, ये आगे पढ़ेंगे इसमें। तो दैट इज बेसिकली द एडवांस कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें जैसा मैंने आपको बताया, तो इसमें बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक्स, हुंडीज, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कैसे इनको ड्रॉ किया जाता है, किसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है, पेमेंट करने की लाइबिलिटी किसकी है, डिस्प्यूट होने पर क्या होगा, डिसऑनर होने पर क्या होगा, असाइनेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, नेगोशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और एक डेट, ड्यू डेट के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस दिन ड्यू हो जाता है पेमेंट के लिए, व्हाट इज द ड्यू डेट। एक ग्रेस पीरियड के ऊपर भी क्वेश्चन आया था इस बार, तो ग्रेस पीरियड कितना होता है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसमें नेगोशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेक के बारे में पढ़ेंगे, चेक में क्रॉसिंग के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रकार की क्रॉसिंग होती है और क्रॉसिंग क्या होता है बेसिकली, तो ये सब पढ़ेंगे। तो तीन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इसमें पढ़ने वाले हैं जो हमारा इसमें आपके स्कोप है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं। देन जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। व्हाट इज जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897? ये एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ आपको। जैसे कंपनी डेट में मैं आपको बता रहा था कि आपके पहले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे डेफिनेशंस। अगर कोई डेफिनेशन आपको कहीं भी ना मिले तो हम जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 रेफर करते हैं, और कुछ नियम इसमें और भी हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। ओके, चलिए। लास्ट टॉपिक इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट ये फाइनल से आया है। ऐसे ही पीछे आपके डिविडेंड का चैप्टर, अकाउंट्स का चैप्टर और ऑडिट का चैप्टर, पहले ये जो पुराना स्टडी सिस्टम था इंस्टीट्यूट का उसमें ये फाइनल में थे। अभी भी जो फाइनल में ओल्ड सिलेबस के पेपर हो रहे हैं उसमें ये फाइनल में ही है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जब हम पढ़ाते थे फाइनल में तो हम ये कहते थे कि इसे इंटर में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इंटर से ही बच्चे असली में सीखना शुरू करते हैं कि लॉ क्या है। तो हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ। इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि जो लॉ मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए मैं लॉ मेकर हूं, तो मैं जब लिख रहा हूं तो मैं क्या सोच के लिख रहा हूं ये तो मुझे ही पता है। या मैं उस डॉक्यूमेंट को जिसको मैं बनाने वाला हूं, जो लॉ है, उसके प्रीएम्बल में कुछ बातें बता दूंगा आपको। प्रीएम्बल यानी कि उसका प्रीफेस, प्रस्तावना, स्टार्टिंग का जो आपका इंट्रोडक्शन होता है उसमें कुछ बातें बता दूंगा। या उसको बनाने से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वर्किंग पेपर्स होते हैं, है ना, कमेंट्रीज कहते हैं हम उसको, उसमें मैं आपको कुछ बता दूंगा।
तो मैं कुछ आपके जो है फाइनल लॉ बनने से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स है, वर्किंग पेपर, उसमें आपके कुछ बता दूंगा कि भाई ये इसलिए बनाया, ये इसलिए बनाया, ये इसलिए बनाया। बट फाइनल जो लैंग्वेज आएगी जरूरी नहीं होता कभी कभी कि मैं जो क्या करना चाह रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, वो आपके लॉ की लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होके सामने आएगा तो उसका मीनिंग वही निकले। ओके। कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती हैं, कभी कभी आपके लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई है वो ऐसी होती है कि उसका मीनिंग कई निकलते हैं। अब मैं क्या लिखना चाहता था, यानी कि जो लॉ मेकर है वो क्या लिखना चाहता था और मीनिंग उसका क्या निकल रहा है, तो हमें करेक्ट मीनिंग तक पहुंचना है। हमें कहाँ पहुंचना है? करेक्ट मीनिंग तक पहुंचना है। हमें करेक्ट मीनिंग तक पहुंचना है। ओके। तो जो लॉ मेकर असली में चाहता है, हमें एक्चुअल में वही उसका मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो लॉ मेकर क्या चाहता था, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर कुछ चीजों की जरूरत है, कुछ तो नियम कानून होने चाहिए ना। तो वही सारे रूल यहां पढ़ोगे आप। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, कुछ हाईलाइट कर, अंडरलाइन करता हूँ। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल्स। क्या पढ़ाने वाले हैं अब आपको? रूल्स। रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ाने वाले हैं? कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन क्या है? कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है? कभी कभी मतलब लॉ को पढ़ के आप समझ तो लेते हो, बट फाइनली करना क्या ये समझ में नहीं आता। अब आप सोचोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, जब पढ़ के समझ में आ गया तो कैसे समझ में नहीं आएगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी एक लॉ बनता है, उसके कई लोग होते हैं जो उससे जुड़े होते हैं, और हर व्यक्ति उसको अपने एंगल से इंटरप्रेट करता है। और जब वो अपने एंगल से इंटरप्रेट करता है तो उसको वो ठीक लगता है। लेकिन उन सब ठीक में से असली वाला ठीक कौन सा है, यहां तक पहुंचने को कहते हैं कंक्लूजन। अब मैंने पढ़ा, मैंने अपने हिसाब से उसको पढ़ के समझ लिया, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है। आपने पढ़ा, आपकी इंटरप्रिटेशन। बट असली फाइनल कंक्लूजन क्या है, विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दैट लॉ, वो निकालने को हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान रखें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एक शब्द होता है कंस्ट्रू, CONSTRUE। कॉन्स्ट्रू, CONSTRUE, कॉन्स्ट्रू, उसका मतलब होता है टू कंक्लूड। उससे बना है कंस्ट्रक्शन। एक होता है कंस्ट्रक्ट, उससे भी बनता है कंस्ट्रक्शन। उसको भूल जाए, यहाँ पर बात हो रही कॉन्स्ट्रू और उसके कंस्ट्रक्शन की। तो दैट इज वाई जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डीड्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लीगल पेपर्स हैं, जो लॉ हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं, स्टैट्यूट यानी कि कानून, जो कंपनीज एक्ट है स्टैट्यूट है, इनकम टैक्स एक्ट स्टैट्यूट है, पार्टनरशिप डीड डीड है, कोई भी डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब, और इनके अंदर बातें लिखी हुई हैं, इनको पढ़ के कैसे समझा जाए, उनका करेक्ट मीनिंग कैसे निकाला जाए, ये इस चैप्टर में जो थ्योरम्स हैं, जो रूल्स हैं, वो आपको पढ़ेंगे और उससे समझेंगे। इसके अलावा एंड करने से पहले ये पैराग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो जो हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, जैसे कंपनी जब 2013 है, तो 2013 से पहले भी तो कोई कानून होगा ना कंपनियों का। तो आंसर इज यस, दैट वाज कंपनीज एक्ट 1956। ऐसे ही अगर कभी आपके इस टाइम फ्रेम में ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872, अब आप चल रहे हो, अब मोदी जी मान लीजिए अगले महीने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2020 2021 लॉन्च कर दें। क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, तो इसलिए कोई भी नया कानून वो लेके आ जाते हैं, उसके बाद फिर लोगों को पता पड़ता है अरे ये कानून आ गया, फिर वो लोग अब बेचारे उसमें देखते हैं क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत जल्दी से लाते हैं और आप ये एकदम से सरप्राइज कर देते हैं। तो क्या पता आपके को कानून आ जाए। और अगर कानून आ गया, अगर कानून आ गया तो उसमें आपको देखना होगा कि आपको क्या पढ़ना है, पुराने वाला पढ़ना है या नए वाला पढ़ना है। तो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि जो हमने आपको बता दिया है, अगर कभी इसकी जगह दूसरा आ जाए तो फिर दूसरा पढ़ना है, जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है वो पढ़ना है। डिलीट हो जाए तो फिर उसको छोड़ देना, नहीं पढ़ना है।
इफ न्यू लेजिस्लेशन आर इनेक्टेड इन द प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, कोई नया आ जाए, जो भी पढ़ा रहे उसकी जगह कोई नया आ जाए, द सिलेबस वुड इंक्लूड द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ सच न्यू लेजिस्लेशन, तो फिर नए नए वाले को हम इंक्लूड मानेंगे, पुराने वाला एक्सक्लूड हो जाएगा। विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट, विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट शब्द है, अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं, इंस्टीट्यूट एक डेट नोटिफाई करेगा, उस डेट से फिर वो सिलेबस में माना जाएगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मान लीजिए रिप्लेस हो जाता है और मोदी गवर्नमेंट नया ले आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2021, और इंस्टीट्यूट आपके फरवरी 2021 में कहता है कि सिलेबस में है। तो अभी आप लोग सोच लीजिए कि अगर आपके जो है, आप पढ़ चुके होगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1870, फिर भी आपको फिर सिलेबस में इंस्टीट्यूट बोलेगा तो पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी कोई नया कानून आएगा पुराने वाले को रिप्लेस करने के लिए, तो फिर नया वाला पढ़ना है फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट। सिमिलरली इफ एन एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन ceases to have effect, the syllabus will accordingly exclude such legislation। ये सिंपल है, फिर आपकी 1872 वाला तो नहीं पढ़ना होगा, पुराने वाला नहीं पढ़ना, नए वाला पढ़ना, दैट्स इट। बाकी इंस्टीट्यूट कोई भी नया इंक्लूड करेगा एक्सक्लूड करेगा उसकी जानकारी वो आपको देगा। तो अमेंडमेंट के बारे में यहाँ बेसिकली बता रहे हैं आपको कि अगर कोई नया कानून आ जाता है पुराने वाले को रिप्लेस कर देता है, तो पुराने वाला नहीं पढ़ना होगा, नए वाला पढ़ना होगा, वो सिलेबस में आ जाएगा। कब से? उस डेट से जो कि इंस्टीट्यूट आपको नोटिफाई करता है। तो ये हमारे आपके कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और मैं हूं CS नीरज मुदगल। आई एम ऑल्सो टेकिंग द लेक्चर्स विद ICAI NIRC, और हमारा एक बैच भी स्टार्ट होने वाला है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही मिनिमम फीस पे ICAI क्लास देता है, आपके सफिशिएंट रीजनेबल लेक्चर्स हैं, रेगुलर बैच स्टार्ट होने वाला है, मैं उसको लेने वाला हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ हिच। ज्वाइन दैट, आपके सारे डाउट्स मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फ्रॉम CS नीरज मुदगल, बेस्ट एंड एक्सक्लूसिव फॉर ऑल द पेपर्स। ओके, थैंक यू।